हेलो एवरीवन, ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक करना मत भूलिए। तो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो देखते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था इरिगेशन की क्या डेफिनेशन होती है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की क्या आवश्यकता है, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या फायदे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, और इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या है, और इरिगेशन के क्या डिसएडवांटेज हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कितने प्रकार की होती है। तो फर्दर इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। आगे सरफेस इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। फर्दर फ्लो इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पेरेनियल इरिगेशन एंड इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन। नेक्स्ट सब सरफेस इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन एंड नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। यहाँ पे पेरेनियल इरिगेशन को भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन एंड कंबाइंड इरिगेशन। तो ये पूरा टाइप्स ऑफ इरिगेशन का फ्लो चार्ट हो गया है। तो इतने भागों में हम लोग इरिगेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला हो गया सरफेस इरिगेशन। देखिए सरफेस इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो वाटर है वो डायरेक्टली सॉइल के सरफेस पे अप्लाइड करते हैं, टॉप ऑफ द सॉइल इसमें अप्लाइड करते हैं बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और बाय पंपिंग। और ये सूटेबल होता है मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाली सॉइल के लिए। जिस सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मॉडरेट होती है उसके लिए ये सूटेबल होता है। अगर सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो पानी नीचे चला जाएगा और ये पर्कुलेट होकर ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा। और ये सूटेबल होता है एरियाज विद जेंटल स्लोप। अगर ग्राउंड का स्लोप एडवर्स है, ये एडवर्स स्लोप कहलाता है, एडवर्स, यानी इस पे पानी फ्लो नहीं हो पाएगा, एडवर्स स्लोप। और अगर स्लोप बहुत अधिक स्टीप है तो यहाँ पे पानी बह के जल्दी निकल जाएगा और ये इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में इरिगेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए जो एरिया है वो जेंटल स्लोप होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग तीन टर्म डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन, व्हाट इज परकुलेशन एंड व्हाट इज सीपेज। तो देखिए ये ग्राउंड लेवल हो गया है GL, ये हो गई है ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल। मान लीजिए यहाँ पे बरसात हुई, पानी बरसा तो ये पानी यहाँ पे अंदर जाएगा जमीन के, तो ये कहलाता है इन्फिल्ट्रेशन। अगर ये पानी चलते चलते इस ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है तो ये कहलाता है परकोलेशन। और सीपेज में क्या होता है, सीपेज में वाटर एक लेयर से दूसरे लेयर में जाता है। ये फर्स्ट लेयर हो गई है और ये सेकंड लेयर, यानी पानी इस कैनाल से सीप होके यहाँ पे आ जाएगा। या मान लीजिए आपके घर की सीलिंग हो गई है और उसमें से पानी लीक करके नीचे टपक रहा है, तो ये भी एक प्रकार का सीपेज है। सीपेज में पानी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाता है, इन्फिल्ट्रेशन में पानी यहीं बीच में कहीं जाके खत्म हो गया है, और परकुलेशन में ये ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है। तो ये हो गया डिफरेंस इन्फिल्ट्रेशन, परकुलेशन एंड सीपेज में। तो सरफेस इरिगेशन की हम लोग बात कर रहे थे। इट इज़ अ मेथड in which water is directly applied to the soil surface either by gravity or by pumping. सेकंड पॉइंट हो गया, इट इज़ बेस्ट suitable फॉर soil having moderate infiltration capacity and areas with gentle slope। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सरफेस इरिगेशन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पे सरफेस इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया है फ्लो इरिगेशन एंड सेकंड हो गया है लिफ्ट इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, इसमें जो वाटर है वो हाईयर एलिवेशन पे अवेलेबल होता है, और जो हमारी फील्ड है या खेत है वो लोअर एलिवेशन पे होते हैं। और इसमें जो वाटर है फिर वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है बह के आता है फील्ड तक। तो यहाँ पे ये जो वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गए हैं ये हाईयर एलिवेशन पे है, और जो फील्ड है वो लोअर एलिवेशन पे है। तो इसमें जो पानी आएगा वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आएगा। तो ऐसी इरिगेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। If water is available at higher elevation and it is supplied to the lower elevation under the action of gravity, then it is called flow irrigation। नेक्स्ट है लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो वाटर है वो बाय द एक्शन ऑफ मैकेनिकल और मैनुअल मीन्स से हम लोग इसमें ज़मीन से निकालते हैं और एग्रीकल्चर फील्ड को सप्लाई करते हैं। सो ऑब्वियसली जो लिफ्ट इरिगेशन है वो फ्लो इरिगेशन से कॉस्टलियर होगी, क्योंकि इसमें हम लोग पंप या फिर ट्यूबवेल से पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं, तो ये ज़्यादा महंगा पड़ेगा।
If water is lifted up by some mechanical or manual means supplied to the agriculture field, it is called as lift irrigation. Example: pump, well, tube well. It is costlier than flow irrigation. यहाँ पे बात करते हैं पंप एंड ट्यूबवेल में क्या डिफरेंस है। देखिए, पंप का क्या काम होता है। पंप का काम होता है पानी को एक सोर्स से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो यहाँ पे कोई पानी का सोर्स हो गया, मान लीजिए यहाँ पे लेक है या फिर कोई रिजर्वायर है या फिर रिवर है, तो पानी पंप यहाँ से पानी को सक करेगा, सक्शन करेगा और यहाँ पे दूसरी जगह पे इसको डिलीवर करेगा। जबकि ट्यूबवेल में क्या होता है, ट्यूबवेल में हम लोग ग्राउंड में एक परफोरेटेड पाइप इंसर्ट करते हैं। ये परफोरेटेड पाइप होता है और इसमें ऊपर हम लोग यहाँ पे पंप लगाते हैं। ये पंप पानी को सक करता है, यानी यहाँ पे सक्शन करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, तो पानी यहाँ पे चारों तरफ से इस परफोरेटेड पाइप में एंटर करेगा और ऐसे हम लोगों को पानी मिलता है। तो ये डिफरेंस हो गया है पंप में और ट्यूबवेल में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो इरिगेशन फर्दर क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पे फ्लो इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हो गया है पेरेनियल इरिगेशन और सेकंड हो गया है इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया था। यहाँ पे सरफेस इरिगेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया था, फ्लो एंड लिफ्ट। फर्दर फ्लो इरिगेशन को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था, पेरेनियल एंड इनंडेशन इरिगेशन। तो ये हो गई है पेरेनियल इरिगेशन। तो पेरेनियल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर। इफ अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, इट इज कॉल्ड एज पेरेनियल इरिगेशन। अगर हम लोग फसल को कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस पानी सप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, देन इट इज कॉल्ड एज पेरेनियल इरिगेशन। फर्दर हम लोग पेरेनियल इरिगेशन को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन एंड कंबाइंड इरिगेशन। तो इससे पहले हम लोग एक टर्म समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैम, वियर एंड बैराज। देखिए, ये कोई एक रिवर बह रही है और इसमें हम लोग कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे बना देते हैं। तो ये डैम भी हो सकता है, ये वियर भी हो सकता है और बैराज भी हो सकता है। तो डैम का मेन फंक्शन होता है पानी को स्टोर करना। इसके पीछे पानी स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पूल बन जाएगा जिसको हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। और जबकि बेसिकली वियर और बैराज का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है पानी के लेवल को ऊपर करना। जो भी पानी का लेवल रिवर में है उसके हाइट को बढ़ाना, जिससे कि उसको हम लोग कैनाल में आसानी से डाइवर्ट कर सकें। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोगों ने बैराज बना दिया या वियर बना दिया और यहाँ से हम लोगों ने कैनाल निकाल दी, तो ये पानी इस कैनाल में होते हुए एग्रीकल्चर फील्ड तक पहुँच जाएगा। देखिए, ये जो वियर और बैराज है ये पेरिनियल रिवर में बना है, यानी इस रिवर में कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर पानी की सप्लाई है। बट जो गर्मियाँ होती हैं उसमें पानी की सप्लाई कम होगी और जो बरसात है या फिर फ्लड का टाइम है उस समय पानी की इसमें जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पानी कम है उस समय हम लोगों को कैनाल में पानी चाहिए, तो वियर और बैराज काम में आता है। ये पानी के लेवल को ऊपर कर देगा और इसमें कैनाल में पानी आता रहेगा और फ्लड के टाइम इसके ऊपर से पानी निकल जाएगा। तो इसके दोनों ही फंक्शन हो गए हैं। फ्लड के टाइम इसके ऊपर से पानी निकल जाएगा और जब पानी कम होगा तो ये इसके पानी के लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि कैनाल में पानी आता रहे। जबकि डैम में पानी हम लोग ऊपर से अलाउ नहीं करते हैं। डैम में गेट बने रहते हैं और उनके ही थ्रू पानी हम लोग डाइवर्ट करते हैं या फिर वहाँ पे डाइवर्जन हेडवर्क्स बने रहते हैं, उसके थ्रू पानी डाइवर्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों के मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा, अगर ये रिवर बह रही है इसके बेड लेवल से अगर हम लोग नीचे लेवल पे कैनाल बना दें तो यहाँ पे फिर हम लोगों को वियर और बैराज नहीं बनाना पड़ेगा, उसका पैसा बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर हम लोगों ने जो कैनाल है उसका बेड रिवर के बेड से नीचे बना दिया, तो जो रिवर है इसमें सेडिमेंट रहता है, इसके पानी में जो है सेडिमेंट रहता है सस्पेंशन में, और इसके बेड में भी सेडिमेंट रहता है। सस्पेंशन में कम सेडिमेंट रहेगा और जो इसका बेड है उसमें ज़्यादा सेडिमेंट रहेगा। तो ये सेडिमेंट इस कैनाल में चला जाएगा और इसकी फंक्शनिंग में फिर प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हम लोग ये जो है कैनाल इसके बेड लेवल से, रिवर के बेड लेवल से नीचे नहीं बना सकते हैं। तो डैम का मेन फंक्शन हो गया है पानी को स्टोर करना, और अगर इस स्टोर्ड वाटर से हम लोग इरिगेशन करते हैं तो वो कहलाती है स्टोरेज इरिगेशन। और अगर हम लोग वियर और बैराज की सहायता से इरिगेशन करते हैं पानी को डाइवर्ट करके, तो वो कहलाती है डायरेक्ट इरिगेशन। तो पहला है डायरेक्ट इरिगेशन, बाई डाइवर्टिंग रिवर वाटर इनटू कैनाल विद द हेल्प ऑफ वियर और बैराज, तो ये कहलाएगी डायरेक्ट इरिगेशन। और स्टोरेज इरिगेशन, सिस्टम ऑफ डैम एंड चैनल्स। तो स्टोरेज इरिगेशन में हम लोग डैम का यूज़ करते हैं
वहीं से हम लोग पानी लेते हैं। कंबाइंड इरिगेशन में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड स्टोरेज इरिगेशन, तो इसमें दोनों ही चीज़ की हम लोग सहायता लेते हैं कंबाइंड इरिगेशन में। नेक्स्ट हो गई है फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लो इरिगेशन को दो भागों में डिवाइड किया था, पेरेनियल इरिगेशन एंड दूसरा हो गया था फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन। तो ये इरिगेशन उसी जगह पे पॉसिबल है जहाँ पे या तो रिवर है या फिर कोई वाटर बॉडी है। तो होता क्या है, जो रिवर है वो बरसात के टाइम पे उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपने बैंक को ब्रेक करके उसका जो पानी है वो फील्ड में चला जाता है, खेतों में चला जाता है। अब खेतों में पानी भर गया है, यहाँ पे पानी भर गया है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा और कुछ पानी परकोलेट हो जाएगा। उसके बाद ही हम इस फील्ड पे फिर खेती कर सकते हैं। तो ऐसी इरिगेशन कहलाती है फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। इसमें पानी की कोई लिमिटेशन होती नहीं है, अनलिमिटेड पानी है तो पूरा पानी खेतों में भर जाता है। In this system of irrigation, a large quantity of water flowing in a river during flood is allowed to flood or inundate the area to be cultivated, causing saturation of the area. तो इसकी वजह से जो पूरा एरिया है वो सैचुरेट हो जाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एक्सेस वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ एरिया इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। जब एक्सेस वाटर निकल जाएगा तभी हम लोग इस पे खेती कर पाएंगे। नेक्स्ट हो गया है सब सरफेस इरिगेशन। तो इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते थे, सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, जो वाटर है उसको हम लोग डायरेक्टली टॉप ऑफ द सॉइल पे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन सब सरफेस इरिगेशन में हम लोग वाटर को डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम वाटर डज नॉट वेट द सॉइल सरफेस, रादर इट इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन। तो ये ग्राउंड लेवल हो गया है GL, ये फसल लगी है, ये इसकी रूट्स हो गई हैं नीचे, और जो पानी है वो हम लोग डायरेक्ट रूट जोन में अप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हो गया है नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन एंड सेकंड हो गया है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन। तो नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन में क्या होता है, इसमें पानी हाइयर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन पे आता है सीपेज होके। यहाँ पे ये कैनाल हो गई है, यहाँ से पानी सीपेज हो रहा है और ये आ रहा है इस फील्ड तक, यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है और यहाँ पे ये कैपिलरी एक्शन के द्वारा इस रूट जोन में पहुंचता है। तो ये कहलाती है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। इन दिस सिस्टम वाटर सीपिंग थ्रू चैनल एंड वाटर बॉडीज मेक्स इरिगेट क्रॉप ग्रोन ऑन द लोअर एरिया बाई कैपिलरिटी। नेक्स्ट हो गया है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो फील्ड हो गई है उसके नीचे हम लोग आर्टिफिशियली परफोरेटेड पाइप बिछा देते हैं और इन पाइप के थ्रू फिर इरिगेशन होती है। देखिए ये कहाँ पे यूज़फुल होती है, देखिए जहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी है, जहाँ पे पानी बहुत कम उपलब्ध है, वहाँ पे ये फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि जहाँ पे पानी कम उपलब्ध है, अगर उसको हम लोग डायरेक्टली ऊपर टॉप ऑफ द सॉइल अप्लाइड करेंगे तो उस पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा। अगर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग पानी डायरेक्टली टॉप सरफेस पे अप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रन ऑफ लॉसेस हो जाएगा। सारा पानी तो परकोलेट या इनफिल्ट्रेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ पानी का लॉस रन ऑफ के थ्रू हो जाएगा। थर्ड लॉस कैसे होगा, यहाँ पे जो हम लोग पानी अप्लाइड करेंगे वो कुछ ना कुछ पानी यहाँ पे परकोलेट होके नीचे चला जाएगा। तो इन सब लॉसेस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परफोरेटेड पाइप नीचे बिछा देते हैं। अब जो पानी है वो डायरेक्टली रूट जोन में जा रहा है तो एवेपोरेशन नहीं होगा, और हम लोग एक कंट्रोल मैनर में इस पानी को सप्लाइड करते हैं। यानी हम लोगों ने इस पानी को एक कंट्रोल वे में छोड़ा तो इन परफोरेटेड पाइप से भी उसी कंट्रोल वे में पानी निकलेगा और फिर ये पानी नीचे जाके परकोलेट भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऐसे लॉसेस को रोका जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या टेक्निक्स हैं वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।